सभी सुनने वालों को जोहार। और आज आप सभी का स्वागत है लुतुरलत के पहले अंक में। लुतुरलत में हम आदिवासी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज की चर्चा का विषय है मुंडाओं की यात्रा। मुंडा कहाँ से आए और कैसे झारखंड के छोटा नागपुर पठार में आकर बसे। इसमें हमारी मदद करेंगे गुंजलेकरी मुंडा, जो कि एक संस्कृति कर्मी हैं। जोहार गुंजल। जोहार अनुपम, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। तो अब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए कि मुंडा जो आज झारखंड में है और मूलतः रांची के आसपास के क्षेत्रों में बसे हैं, ये आए कहाँ से? इससे पहले कि हम लोग मुंडा प्रवास या फिर उन वो ये कहाँ से आए उसके बारे में जाने, एटलीस्ट एक परिचय प्राप्त करें कि मुंडा जिसको हम बोल रहे हैं वो हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि दर्शक एक चित्र बना सके अपने सामने कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी मुंडा जनजाति, अगर मुंडा आदिवासी के बारे में बात करें तो वो झारखंड के मध्य इलाके, जिसको हम रांची, खूंटी इत्यादि क्षेत्रों में उनकी बहुतायत है। ये तो हो गया मुंडा जनजाति के बारे में। और कई बड़े लोग इस जनजाति से आए, जैसे कि बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा। तो लोग इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मुंडा जनजाति के कंट्रीब्यूशन क्या रहा झारखंड के प्रदेश में या फिर देश के प्रदेश में। ये तो जनजाति की बात हुई, लेकिन जब हम मुंडा भाषा के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा एक समूह उभर कर आता है, जिसमें कि झारखंड से लेकर उड़ीसा के कई आदिवासी भाषाएं हैं, जिसको हम एक बड़े समूह में रखते हैं, जिसको मुंडा भाषा बोलते हैं। जिसमें कि मुंडारी जो भाषा है वो मुंडा जनजाति की भाषा है। तो मुंडा लोग, उनकी भाषा मुंडारी है। लेकिन जब मुंडा भाषा के बारे में बात करते हैं तो एक बड़ा समूह होता है जिसमें मुंडारी हो, संथाली, सोरा इत्यादि भाषाएं हैं। तो एक मुंडा भाषा समूह एक बहुत बड़ा भाषा समूह है। तो निश्चय ही जो मुंडा जनजाति की जो इतिहास रहा है या फिर जो यात्रा रहा है, उनकी यात्रा संथालों से मिलेगी, उनकी यात्रा हो लोगों से मिलेगी, या कहें कि उनकी यात्रा मुंडा भाषा बोलने वालों से मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि मुंडारी बोलने वाले लोग कहीं और से आए, संथाली बोलने वाले कहीं और से आए। इन दोनों की जो पौराणिक यात्रा रही, जो प्रवास रहा, वो एक रहा, एक ही रहा। कारण यह है कि हम जब इतिहास के बारे में बात करते हैं तो एक तो होता है लिखित इतिहास, कि जो कुछ भी हम लोग उस समय में लिखा गया तो लोग उसको पढ़कर हाँ कि उस समय में ऐसा हुआ था। लेकिन उन संस्कृतियों में जहाँ पर लिखने का प्रचलन बहुत देर से शुरू हुआ, आप उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में उनकी भाषा के ज़रिए ही मालूम कर सकते हैं। तो जहाँ दो समूहों की भाषा एक सी हुई तो उनका इतिहास भी एक सा होगा। तो मुंडा भाषा बोलने वालों का चूँकि लिखित इतिहास बहुत पुराना नहीं रहा है, मतलब पिछला 1-1.5 साल, 100-200 साल का ही इतिहास रहा है उनका लिखने का। तो उससे पहले जो भी उनके साथ हुआ वो उनके भाषाओं में रहा, उनके लोक गीतों में रहा, या फिर लोक संस्कृति में रहा। तो उसको जानने के लिए हमें उनकी भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी भाषा किन किन अन्य भाषाओं से मिलती है, ये सब का अध्ययन करके ही हम उनके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो ये एक हमारा इस क्या कहें, बातचीत का एक बैकग्राउंड रेडी कर दिए हैं कि जब हम बात करेंगे मुंडा प्रवास के बारे में तो हम एक बड़े समूह के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ मुंडा जनजाति से ही नहीं बल्कि अन्य जनजाति जैसे कि हो संथाल इत्यादि इत्यादि जनजाति हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली मुंडा जनजाति, मुंडा आदिवासियों के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। भूमिका बांधने के लिए धन्यवाद। तो जब हम बात करते हैं कि मुंडा आए, तो ये हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? जी, देखिए, इस बात में या फिर इस कथन में कि मुंडा कब आए, बहुत लोगों का बहुत भिन्न भिन्न मत रहा है।
और ये मत ऐसा नहीं कहेंगे कि लोग अपने मन से रखें, चूँकि जैसे जैसे जो शोध करने की तकनीक में दिनों दिन जो बढ़ोतरी हो रही है, जो नए नए आयाम विज्ञान छूता जा रहा है, उस हिसाब से हमें अपनी समझ भी हमारी और मजबूत होते जा रही है। तो अभी का जो समय जो विद्वान बताते हैं, वो लगभग 3 से 4 हज़ार साल पहले की बात है, कि जब मुंडा भाषा बोलने वाले लोग इस इलाके में आते हैं। तो इनका इतिहास इतना पुराना है। इसके अलावा बहुत लोग के अपने मत हैं, बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पर बहुत उससे भी पहले से लोग आए, मुंडा लोग आए, या फिर बहुत लोग बोल सकते हैं कि यहीं पर मानवता का सृजन हुआ है, मानवता यहीं से शुरू हुई है। तो सब लोगों के अपने अपने मत है, लेकिन जो अभी तक जो सबसे तर्कपूर्ण और विज्ञान सम्मत चीज़ रही है, वो उसको उस तारीख को लगभग 3 से 4 हज़ार साल पहले का बताते हैं, यानी कि लगभग ईसा से 2000 साल पूर्व, 2-2.5 हज़ार साल पूर्व लगभग उस तरह का कुछ अनुमान लगा पाते हैं लोग कि मुंडा छोटा नागपुर, या फिर कहें कि अभी का झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में आकर बसे। अच्छा, ठीक है। तो अब जब हम इस बात पे शुरू करते हैं कि वो कब आए, तो ये हम क्या ये भी पता कर सकते हैं कि वो कहाँ से आए? जी। अ, जैसा कि इस बातचीत शुरू होने के समय ही मैंने कहा था कि जिन समुदायों का लिखित इतिहास नहीं होता है, तो हम बहुत कुछ उनकी भाषा या फिर उस भाषा का संरचना से हम पता कर सकते हैं। देखिए, भाषा सिर्फ शब्दों का जमावड़ा नहीं होता है। जैसे कि हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि हम लोग टेबल को क्या बोलते हैं, कुर्सी को क्या बोलते हैं, लेकिन उन सब के ज़्यादा उन सबसे ज़्यादा वो शब्द आपस में किस तरह से खेल रहे हैं, जिसको हम लोग अभी के संदर्भ में ग्रामर कहते हैं। भाषा की संरचना बहुत कुछ बताती है हमें, उसके शब्द भी बताते हैं। जैसे कि अगर हम आम बातचीत में कहें कि कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर कहाँ से आया है, तो ऑब्वियसली दुनिया की सारी भाषाओं में कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर ही होता है, कोई अपना शब्द नहीं निकाला है। तो ऑब्वियसली लोग जानेंगे कि हाँ, कंप्यूटर किस जैसे कि अगर हम आज से 100 साल बाद ये जानने का कोशिश करें कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो एक हमें अंदाज़ा मिल सकता है कंप्यूटर के शब्द से, या फिर कंप्यूटर जो बना है, अलग अलग उसके हिस्से हैं, उसका नाम क्या है, उससे हम मालूम कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ये हम सिर्फ भाषा की बात कर रहे हैं, हाँ, ये हम इंटरनेट को नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हाँ, अगर इंटरनेट से गूगल करेंगे तो शायद हाँ, वो है। हमको जवाब मिल जाएगा। हाँ, मतलब ऑब्वियसली अगर हम उस समय की बात करें कि आज से 100 साल बाद एक काल्पनिक दुनिया है कि आपके पास कुछ मौजूद नहीं है, सिर्फ आपके पास शब्द मौजूद हैं, तो आप किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। तो एक कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग है, सामान्य अध्ययन करने का बात है कि वो कंप्यूटर को हम किस भाषा में उसके नाम बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली सामने आया कि अंग्रेज़ी के शब्द हैं, रैम हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ। तो एक हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसे किसी अंग्रेज़ी बोलने वाले मुल्क या फिर अंग्रेज़ी बोलने वाले एक प्रदेश में ही इसका आविष्कार हुआ था। तो ठीक उस तरह से हम लोग आज से बीते हुए 4000 साल पहले की कल्पना कर सकते हैं, जब हम आज अभी अभी जब हम मुंडा प्रवास के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी भाषा या फिर उनके शब्द इस दुनिया में कौन से ऐसे लोग हैं उनके शब्द से मिलती है। तो अगर मिलती है तो ऑब्वियस हम ये सोचेंगे कि ये दोनों भाषा बोलने वाले लोग किसी समय में एक जगह रहे होंगे, तभी ना उनका एक सा शब्द है, एक सा संरचना है। तो इस चीज़ को हम लोग जब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि मुंडा भाषा जो अभी मध्य भारत में मौजूद है, उनकी भाषा मिलती है कंबोडिया, थाईलैंड, लाओ इत्यादि जो दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, वहाँ के कुछ भाषाओं से मिलती है। तो इसीलिए हम इन दोनों भाषाओं को, मुंडा भाषा को और उन देशों की भाषा को, हम ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के
के कैटेगरी में रखते हैं, के समूह में रखते हैं। मत यह है कि ये दोनों भाषाएं बहुत एक जैसी हैं, तो इनका उद्गम भी एक जगह से हुआ होगा। तो इसीलिए विद्वान अध्ययन करते हैं और इस बात पर निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि ज़रूर मुंडा भाषा बोलने वाले लोग किसी समय में जो आज का थाईलैंड, कंबोडिया इत्यादि इलाका है, वहाँ पर थे। वहाँ से ये लोग झारखंड अभी आए। ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा कि वहाँ के लोग यहाँ आए, ये एक कहें जिसको हम लोग अंग्रेजी में पार्शियल ट्रूथ बोलते हैं, मतलब पूरी सच नहीं है ये चीज़। ज़रूर वहाँ से कुछ लोग इधर आए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बस्ती उठ के यहाँ आई। मतलब कहने का मतलब कि सारे के सारे लोग देश छोड़कर इधर नहीं आ गए, जी जी कुछ जी, लोग आए। कुछ लोग आए। अच्छा। अगर देखिए, अगर सारे के सारे लोग उठ कर आते तो वहाँ की भाषा और यहाँ की भाषा बहुत ज़्यादा एक जैसी होती, जो कि ऐसी नहीं है। अगर हम दोनों भाषाओं की समानता में बात करें तो गणना, जैसे कि 1 2 3 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको छोड़कर बिरले ही अन्य शब्द मिलते हैं वहाँ पर। जैसे एक में हम लोग मियत बोलते हैं, मुंडा भाषा वाले लोग वहाँ पर मी बोलते हैं, बर को बर ही बोलते हैं, अपिया पे। तो 1 से 3 4 तक जो गिनती है वो लगभग एक सा होता है। उसके बाद चीज़ें अलग होनी शुरू होती हैं। तो इस कड़ी को जोड़ते हुए लोग कहते हैं कि इनका ओरिजिन एक जगह से हुआ होगा। लेकिन जो इस बीच एक और मत भी आता है कि इनकी भाषा इतनी असमान है, समान होते हुए भी इतनी असमान है कि इनकी भाषा का एक कह सकते हैं कि कुछ एक हिस्सा लिया होगा। जैसे कि अभी आज भी अगर हम हिंदी में बोलचाल में अगर प्रयोग करते हैं, तो 10 के बाद या फिर 100 के बाद बिरले ही आजकल के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो हिंदी में संख्याओं का गणना करेंगे, 1 2 3 4 ज़्यादा यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेज़ी एक जगह पनप गई। तो बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि भले ही कुछ एक समानता होगी मुंडा भाषा और थाईलैंड की भाषा में, थाईलैंड कंबोडिया की भाषा में, ज़रूर उनका असर रहा है मुंडा भाषा में, लेकिन मुंडा भाषा का एक अपना अलग अस्तित्व है। इस पर अभी भी आपस में लोग बात कर रहे, विद्वान लोग बात कर रहे हैं कि दोनों भाषा को एक जगह हम लोग एक समूह में रखें या फिर मुंडा भाषा का एक अलग ही उद्गम हम रखें। लेकिन अभी तक जो बाकी समूहों का मत है कि ये दोनों भाषाएं किसी समय में एक जगह थी, तो इनको एक ही समूह में रखा जाए। तो एक हम कह सकते हैं कि कुछ एक अंश थाईलैंड कंबोडिया का है, लेकिन एक बड़ा अंश है जो कि छोटा नागपुर या फिर कहें कि पूर्वी भारत में इनका अस्तित्व बहुत पहले से रहा है। ये थाईलैंड कंबोडिया के लोगों के आने से बहुत पहले से इनका एक अस्तित्व रहा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात भी हम नकार नहीं सकते कि एक अंश रहा है, अंश है मुंडा लोगों का, जो कि इंगित करता है कि इनका एक हिस्सा है थाईलैंड में, वो हम इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंडा कहाँ से आए। जी। तो अभी तक हमने बात की कि मुंडाओं में और जो दक्षिण पूर्व देश हैं विश्व के, जैसे आपने बोला भी कंबोडिया, थाईलैंड, हो सकता है इंडोनेशिया भी हो जी जी। उसमें। और तो इसके पीछे हम जा सकते हैं या फिर यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सबसे पहले जो लोग थे, जो सबसे पहला मनुष्य था, वो अफ्रीका से निकलकर बाहर गया और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। तो क्या हम उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं या फिर हमारी जानकारी अभी तक में जब तक हमारी है, हम कह सकते हैं कि हमारी जो भाषा है वो सिर्फ दक्षिण पूर्व देशों तक ही मिलती है या फिर उससे पीछे भी जा सकते हैं? देखिए, भाषाई तौर पर देखा जाए तो हम अपने आप को दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सीमित कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम जाना चाहेंगे तो हमें विज्ञान के एक अन्य विभाग या फिर एक अन्य ब्रांच को, एक शाखा को हमें जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं।
अब विज्ञान का मत रहे तो दुनिया के सारे मानव एक जगह से ही उत्पन्न हुए हैं, और वो जितने भी सारे अन्य जो भी जातियां हैं, जितने भी सारे रेस हैं, वो अपने आप को दूसरे से अलग मानते हैं, अपने आप को दूसरे से उच्च मानते हैं, निम्न मानते हैं, वो बात की बात है, लेकिन अपने आप को बहुत विशेष मानते हैं। विज्ञान का मत मानिए तो दुनिया में कोई विशेष नहीं है, वो सब एक जगह से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तक कि मानव इतिर, अगर हम मानव के आगे भी देखें तो मानव और जीव जंतु सब एक ही सेल से निकले हैं। पूरी सृष्टि एक जगह से हुई है विज्ञान का मत माने तो। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आया और एक जाति विशेष को चुन के बनाएगा, ऐसा नहीं है। कहा जाए तो या तो विज्ञान का माने तो सभी चुने हुए हैं, या तो सभी कोई विशेष चीज़ नहीं है मानव में। ये कालक्रम में होते होते आज हम लोग इतना कुछ हो पाया है। इसमें किसी विशेष दैवीय शक्ति का कोई हाथ नहीं रहा है विज्ञान की बात माने तो। अभी हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हम इस चीज़ पर विज्ञान इतना तो कम से कम इंगित करता है कि दुनिया में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, उनका उदय अफ्रीका में हुआ था, और वो धीरे धीरे वहाँ से निकलते हैं। जो आज का मध्य पूर्व इलाका है, इजराइल इराक का जो इलाका है, वहाँ पर पहला डिवीज़न होता है। कुछ लोग इधर बढ़ते हैं, कुछ यूरोप जाते हैं, कुछ और एशिया की तरफ बढ़ते हैं, इत्यादि इत्यादि करते करते कुछ लोग अब जिस तरह से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, कुछ लोग भारत आते हैं, कुछ लोग चीन जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो लोग भारत में आकर रुकते हैं और जो लोग चीन जाते हैं, तो जो चीन जाने वाले लोग फिर वापस थाईलैंड आते हैं, और जब वो थाईलैंड के लोग वापस जब भारत आते हैं और यहाँ के जो भारत में जो पहले से लोग रह रहे हैं, उनसे जब मुलाकात होती है, तब अभी का जो थ्योरी है, तब जाकर मुंडा भाषा वाले लोग की भाषा सामने आती है। तो हम इतना इतिहास हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही दिलचस्प रहा है कि किस तरह से हम जेनेटिक्स को और लिंग्विस्टिक्स को एक साथ हम कैसे देख सकते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। इस चीज़ में और एक ऐड हम करना चाहेंगे जी, चूँकि विज्ञान जेनेटिक्स के संदर्भ में तो ये कह पाया है कि सारे मनुष्य एक जगह से निकले हैं, तो उस तरह से भाषा वैज्ञानिक भी इस चीज़ का खोज में लगे हुए हैं कि क्या भाषा भी एक जगह से निकली थी और कालक्रम में इतने सारे विभाजन हुए, या फिर भाषाएं भी अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों द्वारा शुरुआत किया गया। तो इस पर कोई पक्की अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन जेनेटिक्स तो ये कहता है कि लोग अफ्रीका से निकले थे। भाषा के मामले में हो सकता है कि अफ्रीका के लोग अलग समय में बोलना शुरू किए, चीन के लोग एक समय में बोलना शुरू किए, ये अभी शोध का विषय है। लेकिन जेनेटिक्स के मामले में हम लोग कम से कम फिक्स रहते हैं कि अफ्रीका से लोग आए हुए हैं। और इसमें एक कुछ सालों पहले बड़ा कार्यक्रम भी चला था जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बाद ही काफ़ी सारी बातें बाहर निकल कर आई और लोगों को पता चला कि वो उतने खास नहीं है जितना उनको लगता था। जी। और हर कोई एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। अवश्य ही। और यहाँ तक कि अब तो इतना भी सुविधा हो गया कि अगर आप 3-4-5 वेबसाइट हैं ऐसे जिस पर आप खुद को रजिस्टर करिए और आप अपना सैंपल भेजिए उनके पास, तो वो आपके पूर्वजों का आंकड़ा निकाल सकते हैं, और आपका आँख का रंग क्या हो सकता है, बाल का रंग क्या हो सकता है, इत्यादि इत्यादि वो लोग खुद निकाल सकते हैं आपके जीन को स्टडी करके। तो इतना सुविधा आ चुका है हमारे पास कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ से बात को आगे ले जाएंगे कि अब हमने बात कर ली कि जेनेटिक्स के हिसाब से मुंडा लोगों की क्या यात्रा रही होगी, और उस पर हम भाषा की एक परत डाल कर देखते हैं कि इस बात को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ था। तो ये भाषा से भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि हमारे में और जो दक्षिण पूर्व देशों में एक कुछ तो ऐसा संवाद रहा होगा एक समय में, या फिर कुछ लेन देन रहा होगा, तभी ऐसी समानता है। तो और भी कुछ ऐसी थ्योरीज हैं क्या कि मुंडा कहीं और से भी आ सकते हैं? जी,
देखिए, इसमें एक एक थ्योरी जो बहुत दिनों तक थी और वो जो बहुत प्रबल थी, लेकिन जो कि राजनीतिकरण के चक्कर में इसका बहुत ह्रास हुआ, जो हम कह सकते हैं। ये था कि मुंडा लोग शायद हड़प्पा से आए, जो कि भारत का उत्तरी पश्चिमी इलाका है। ये राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र इसलिए रहा क्योंकि ये मुद्दा राजनीति इसलिए हो पाया क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता है, एक तो कि दुनिया का प्रमुख सभ्यता में से एक थी। मतलब हम सिंधु घाटी हाँ, सभ्यता की सिंधु बात करते हैं। घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत प्रमुख सभ्यता थी। और लोगों का मानना है कि सबसे शायद पुरानी भी है, हाँ, हो सबसे सकती पुरानी है भी हो ये। सकती है। और लोगों का ये एक ट्रेंड है अपने आप को सभ्य बताने का। तो इस मौके को कोई छोड़ना चाहता नहीं था और सब अपने आप को लग गया कि उसके पीछे, मतलब वो हमारा नाता सिंधु घाटी से रहा है। बोलचाल में तो सभी बोलते हैं, सभी अपने आप को सिंधु घाटी से जोड़ते हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि वहाँ के लोग मुंडा थे या फिर कोई और जाति के भी रहे होंगे। अभी तक सिंधु घाटी को हम अभी के मौजूदा किसी भी जाति के साथ हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, विज्ञान ये कहता है। लेकिन राजनीति करने वाले जो अपने आप को यहाँ का कहना चाहते हैं या फिर मानवता की स्थायित्व की जो बात करते हैं, वो इस सब में बहुत ज़्यादा संलिप्त रहते हैं। लेकिन एक बात जानना चाहिए कि स्थायी इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, वो दुनिया चलते रहती है और लोग यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। ये एक हमें एक मान लेना चाहिए ये बात। जैसे कि कहावत है कि परिवर्तन ही संसार जी का नियम है। जी जी जी। और तो चीज़ें बदलती रहती हैं और लोग बदलते हैं, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। अब सिंपल बात ये भी देखिए ना कि अगर आज से हिंदी तो बहुत हिंदी भाषा जो है बहुत नई भाषा है, उसका इतिहास 200 250 साल 300 साल ही रहा होगा। लेकिन आप उससे की पुराने कोई भी और भाषा चुन लीजिए, संस्कृत ही सोच लीजिए, अभी की संस्कृत या फिर 1000 साल पहले बोले जाने वाली संस्कृत में ज़मीन आसमान का अंतर रहा होगा। और हो सकता है कि आप समझ भी नहीं पाए आज से 1000 साल पहले जो बोली जा रही थी वो भाषा। या फिर हिंदी ही देखिए आप दिल्ली वाली हिंदी और यहाँ की हिंदी अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही है। तो सारी चीज़ें बदलती है, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ हमेशा फिक्स रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, ये तो सही बात है। भारत में हिंदी की भी इतनी सारी, ऐसे कह सकते हैं कि इतने भाग में हिंदी बटे हुए हैं कि आप 20 किलोमीटर आगे जाएंगे, 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ बोले जाने वाली हिंदी बदल जाती है। और अगर आप कुछ 100 किलोमीटर चले जाते हैं तो भाषा पूरी की पूरी ही बदल जाती है। तो ये और तो इसके बियॉन्ड आजकल अगर जो नौजवान फेसबुक वगैरह बहुत देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश एक्सेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश एक्सेंट में यूरोपियन एक्सेंट, मतलब इंग्लैंड की एक्सेंट और अमेरिका की एक्सेंट तो लगभग एक सी है, लोग समझ जाते हैं। लेकिन अब वहीं पर अगर आप स्कॉटिश एक्सेंट घुसिएगा, वेल्स की एक्सेंट घुसिएगा, मतलब दूरी लगभग 100 मील से भी कम होगी, लेकिन एक दूसरे को लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इतना अंतर हो जाता है। हाँ, बस इतना समझ पाते हैं कि ये वेल्स एक्सेंट हाँ, है कुछ और बोल रहा और है। ये स्कॉटिश एक्सेंट है। हाँ। अच्छा। तो हम लोग थे प्रवास में और हम लोग हड़प्पा के बारे में बात करें। तो हड़प्पा का अभी तक उनका इस दौर में किसी एक जाति के साथ संबंध है ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। आप राजनीति में कह सकते हैं, लेकिन विज्ञान ये नहीं मानता है। इस पर और शोध चाहिए और हमको लगता है कि आगे भी शायद यही निष्कर्ष निकलेगा कि या तो उनका अंश सब में है या फिर उनका अंश शायद ख़त्म हो चुका है, कुछ इस तरह का कुछ निकलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई एक जाति के साथ हम लोग इस चीज़ को जोड़ नहीं सकते। और इस चीज़ में और एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कि जनरली हम अपने इतिहास को अपने क्या कहें, पिताजी के लाइन पर हम लोग सब जोड़ते हैं, जिसको हम लोग पैट्रिलिनियर कहेंगे, पितृ सत्तात्मक। तो जब आपके पूछते हैं कि आपके पूर्वज कौन थे, तो आपका दिमाग कहेगा कि आप अपने पिताजी का नाम लीजिए, अपने दादू का नाम लीजिए, परदादू का नाम लीजिए, और आप अनजाने में अपने माँ के लाइन को आप भूल जाते हैं। जी जी जी। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि आपका इतिहास आपके माँ पिताजी या कह के महिला और पुरुष दोनों से बना है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी ही आपका इतिहास है, आपकी माँ भी आपका इतिहास रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुंडा
परिवेश में हम देखा जाए तो जो फीमेल लाइन है, जो आपकी माँ की लाइन कह सकते हैं, मुंडाओं की माँ की लाइन, वो भारत में ही थी। और जो मेल लाइन था वो एक 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 छोटा हिस्सा मेल लाइन का वो थाईलैंड कम्बोडिया से आया। तो इतिहास को हम लोग सिर्फ एक लाइन से ना देखें, इतिहास माँ बाप दोनों से बनता है। और आज के संदर्भ में हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि एक जाति में ही विवाह करते हैं लोग, एक जाति के ही लोग चुनते हैं। लेकिन एक समय में ऐसा नहीं था, शायद उस समय शायद जाति रही भी नहीं होगी, और लोग अपना संबंध विभिन्न इलाकों से जोड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि एक जाति से ही हमको जोड़ना है, और ये पूरे भारत में हो रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंडाओं के बीच हो रहा था। अब ये पितृसत्तात्मक कहाँ से आया कि लोग अपने ही जाति में विवाह करना है, एक बड़ा पॉलिटिकल इतिहास हो जाता है, जो कि अशोका के बाद से हमको लगता है उस आसपास से शुरू होता है, जब लोग रिजिड चीज़ें करने शुरू करते हैं एक पॉलिटिकल एम स्टैब्लिश करने के लिए। उससे पहले तो बहुत फ्री था, ओपन था। हाँ, मतलब आप कहने का मतलब कि उस समय समाज को एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई उस समय, और डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई कि जी समाज ऐसा होता है और हम इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे कि पिता के तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर कोई फैमिली ट्री अगर बनता है, तो आज भी हम आज के बारे में बात करेंगे, तो जो फैमिली ट्री बनती है उसमें हम पिता से लेकर उनके भाई, उनके पिता, उनके परदादा, उनके परदादा, इस तरीके से हम बात करते हैं। ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात उठाई कि हम अक्सर जो महिलाओं का जो भाग है, जो उनका समाज में जो उनका जो रोल है, उनको हम किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से ही उसको किस तरह से किनारे किया गया है, वो हम इसमें देख सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक दिलचस्प एक और टॉपिक हो सकता है, इस पर हम कभी और भी बात कर सकते हैं। तो अब इस बात को आगे लेकर चलेंगे कि तो हमने बात की कि शुरुआत हुई मुंडाओं की, जो पहला मनुष्य था वो निकला अफ्रीका से, और हर कोई अलग अलग जगह पर खाने की तलाश में, अच्छे रहन सहन या फिर अच्छे मौसम की तलाश में सब लोग अलग अलग तरफ फैल गए। कुछ लोग कहीं रुक गए, कुछ लोगों को अच्छा कहीं मिल गया तो वो लोग ज़्यादा देर के लिए रुक गए। तो और उसी क्रम में फिर कुछ लोग भारत आए, भारत में आके रुक गए, और कुछ लोग उधर दक्षिण पूर्व के देशों में गए, और फिर वहाँ से वापस भारत आए। तो अब तक की जो मैंने इस तरीके से जो एक समराइज़ करने का जो प्रयास किया, तो मोटा मोटी यही बात रही है। जी जी जी, यह बात रही है। और इसमें हम और कुछ ऐड करना चाहेंगे कि भारत में जो खेती की जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीक आई थी, वो मुंडाओं के द्वारा लाई गई है। चूँकि मुंडा जाति नहीं बोलेंगे, मुंडा जो प्रवास किए, मुंडा जो मेल, जो पुरुष रहे, जब वो थाईलैंड इत्यादि से प्रवेश करते हैं भारत में, तो खेती का आविष्कार भी उसी इलाके में हुआ था। चीन और कंबोडिया, लाओस के इलाके में हुआ था खेती, मतलब धान की खेती का कहने का अर्थ है धान की खेती। चूँकि भारत में सबसे ज़्यादा खेती धान की होती है, तो खेती बोलने से मतलब धान की होती है। जी जी जी। तो धान की खेती का जो आविष्कार हुआ था, चूँकि उस इलाके से हुआ था, और उस इलाके से भारत में इनके द्वारा लाया गया, मुंडा के द्वारा लाया गया, और इस पर बहुत शोध हुआ है। और अभी भी अगर देखा जाए तो जो धान की खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी उपकरण हैं, और जितने भी अलग अलग तरीके हैं, या फिर धान का जितना भी अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो चूँकि इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं मुंडा भाषी लोग, इसीलिए उस सारी प्रक्रियाओं का नाम भी अलग अलग है। जैसे कि इससे पहले आपको समझाया था कि कंप्यूटर का जितना भी हिस्सा है, उन सब हिस्सों का जितना भी वैरायटी रहेगा, जिस भाषा में उसका उदय हुआ था, उतना ज़्यादा उसका वैरायटी रहेगा उस भाषा में। तो कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि इत्यादि, रैम जी जी इत्यादि रहा। तो ठीक उस तरह से ही जो खेती का जो तकनीक है, उसका हल से लेकर
उसका हर एक प्रोसेस को लेकर जितने जितने भी अलग अलग उसके हिस्से हैं, आप मुंडारी भाषा या फिर मुंडा भाषा में उसका अलग अलग नाम आप जान सकते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि मुंडा भाषा वाले लोग शायद भारत में इस चीज़ को लेकर आए थे किसी भी और लोगों से पहले। अच्छा, मतलब मुंडा बोलने वाले, मुंडा भाषी, जी जैसे आज के मुंडा आदिवासी नहीं बट मुंडा भाषी, जी वो लोग जब आए तो अपने साथ खेती करने का तकनीक तरीका, जी वो उसकी तकनीक वो साथ में लेकर आए, और जी ये हमें भाषा से पता चलता हाँ है। जी 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 तो अब तक हमने बात की कि जो मुंडा भाषी लोग थे वो एक तो भारत में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ से आए, और एक दूसरा जो समूह था वो चाइना की तरफ से होकर, और फिर कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया से होते हुए वापस छोटा नागपुर आ गया। तो ये जो लोग उधर कंबोडिया और थाईलैंड की तरफ से आए, तो वो फिर आए कैसे? जी इस पर अभी भी दुविधा बनी हुई है कि कैसे आए। इसमें भी दो थ्योरी है जो कि बहुत प्रबल है। अगर आप अभी का मैप देखें तो कंबोडिया या फिर म्यांमार का जो इलाका है वहाँ से लोग झारखंड उड़ीसा कैसे आ सकते हैं। एक तो है कि आप पूरे घूमते हुए बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट होते हुए यहाँ आइए, या दूसरा है कि आप सीधे समुद्र पकड़ कर आ जाइए यहाँ पर। तो ये दोनों थ्योरी पर लोगों ने काम किया है। नॉर्थ ईस्ट वाला में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और जो समुद्र या फिर जो हमेशा समुद्र का जर्नी पौराणिक स्थितियों में हमेशा ज़्यादा आसान रहा है। आप उस समय का इमेजिन करिए, कल्पना करिए, पहाड़ों को पार करना, जंगलों को पार करना, घने जंगल और शेर बाघ इत्यादि इत्यादि हैं सब में। और यहाँ पर आप एक नाव पकड़ लीजिए, अगर आपका हवा आपके पक्ष में बह रही है, आपके साथ है, तो आप सीधा एक बार में पहुँच सकते हैं। यात्रा दोनों ही मुश्किल रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ आए अभी तक शोध चल ही रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक जिसके कारण हम पता नहीं कर पाए कि कोई साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। भाषाई साक्ष्य के अलावा कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, कोई पुरातत्व का कोई चीज़ नहीं है, कोई घड़ा, कोई इत्यादि, कोई नाव, वो सब हमें नहीं मिल पाया है। लेकिन जो थ्योरी अभी कुछ एक सालों पहले लोगों ने सामने रखा कि वे नाव से आए, जो कि हो सकता है सच हो सकता है गलत भी हो सकती है, लेकिन उनके हिसाब से पॉइंट ऑफ एंट्री आज का पूरी जिसको हम जो उड़ीसा में उड़ीसा है। में है, जो महानदी का जो भी इलाका है उसे चुना गया। मतलब विद्वानों का मत है कि वहाँ पर लोग आए मुंडा बोलने वाले, या फिर वे लोग जो यहाँ पर आए और बाद में जिनकी भाषा मुंडा भाषा कहलाई। उनका यह कहने के पीछे कारण यह है कि जो मुंडा भाषा है अभी दो भागों में प्रबल रूप से दिखती है। एक महानदी के दाहिने और यानी कि उड़ीसा की तरफ एक बड़ा समूह है जहाँ पर मुंडा भाषा बोलने वाले लोग हैं, जुआंग, सोरा इत्यादि इत्यादि भाषाएं हैं। और दूसरा है महानदी के बाईं ओर, जो कि अभी झारखंड का जो इलाका है। तो ये दोनों इलाके के बीच में लगभग कहीं पर एक महानदी बहती है, तो इसलिए उनका हिसाब से है कि महानदी में ही लोग आए और वहाँ से लोग पूरे भारत में या कहें कि मध्य भारत तक बसे। लेकिन हम पक्का पक्की तौर पे कह नहीं सकते। दूसरा मत ये भी है कि वे लोग नॉर्थ ईस्ट से होते हुए असम इत्यादि बड़ी बड़ी नदियाँ ब्रह्मपुत्र गंगा को पार करते हुए यहाँ आए और फिर मध्य भारत में फैले। तो एग्जैक्टली कैसा हुआ ये लोग अभी तक ये कह नहीं पाए हैं, और क्या कारण था यहाँ आने का उस एक छोटे समूह को, वो भी कोई अभी तक नहीं बतला पाया है। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे समझ आगे बढ़ेगी, इतिहास का समझ आगे बढ़ेगा, इस चीज़ पर भी हम पहुंच पाएंगे कि असल में लोग आए तो आए क्यों। ऐसा नहीं था कि वहाँ क्यों आए और कैसे आए, क्यों आए और कैसे आए। लेकिन इतना तो है कि जो झारखंड अभी हम जो कह रहे हैं, यहाँ पर लोग उत्तर और उत्तर पश्चिम से आए, इतना हम कह सकते हैं। सीधे महानदी से पकड़ते हुए ऊपर चढ़ गए या फिर सीधे बंगाल, आज का बंगाल से लोग झारखंड में, ऐसा नहीं है।
इतना हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर और या फिर उत्तर पश्चिम से आज का उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, इन इलाकों से लोग अंदर आए। और ये भी साक्ष्य आप देख सकते हैं जो कि जगहों के नाम पर बिहार, जो जो गंगा नदी है उसका दक्षिणी इलाका, उत्तर प्रदेश का भी आप देख लें या फिर बिहार का भी देख लें, जो बड़े बड़े जगहों का नाम है, नवादा हुआ, दरभंगा हुआ और इत्यादि जगहों का नाम है। तो ये सब मुंडा भाषाओं का नाम है, लेकिन अभी वहाँ पर मुंडा लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पर मुंडारी भाषा नहीं बोली जाती है, वहाँ पर अभी भोजपुरी इत्यादि बोली जा रही है। तो इन सब से मालूम पड़ता है कि वो सब इलाके किसी समय में मुंडा लोगों द्वारा ही बसाई गई थी। किसी कारणवश वहाँ से लोग आए, यह दूसरा चीज़ हो सकता है कि लोग वहीं रह गए लेकिन उनकी पहचान बदल गई, उनकी भाषा बदल गई। ये एक बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि जो भी लोग अपना भाषा बदलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि नई भाषा को पूरी पूरी अपनी तरह से ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखा जाए तो अंग्रेज़ यहाँ पर आए, उन्होंने अंग्रेज़ी सिखाई हमें, लेकिन हम अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। हम अंग्रेज़ी अपने हिसाब से बोलते हैं, जिसको हम लोग इंडियन इंग्लिश बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जब जब आर्यन भाषा आई, आर्यन लोग तो स्टेप्स से आए, स्टेप यानी कि मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए अंदर आए। जब वहाँ से अंदर आते हैं तो जब यहाँ के लोग जो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में रहे या फिर बंगाल में रहे, जब वो उनकी भाषा बोलने लगे तो उसे अपने स्टाइल में बोले। इसीलिए आप देखिएगा कि भोजपुरी, मगही, बंगाली संस्कृत से अलग है, हिंदी से अलग है। ये बहुत प्रबल संभावना रही थी कि जो भोजपुरी, मगही, बंगाली बोल रहे हैं, उनका इतिहास कहीं ना कहीं मुंडा इतिहास से जुड़ा हुआ है। कालक्रम में लोग भूल गए हैं, अपने आप को कुछ और बोल रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन बंगाली के केस में तो हम इतना पक्का पक्की कह सकते हैं क्योंकि उनका चमड़ा का रंग अभी भी सांवला है। बिहार के केस में हम थोड़ा डगमगाएंगे क्योंकि उनका जो नक्श हुआ या फिर आपका जो फिजिकल फीचर्स होता है वो बहुत डिफ़र करके। लेकिन बंगाली अगर आप देखेंगे, एलिट बंगाली नहीं बोलेंगे, जो कि मतलब आम जन, उनका अभी भी चमड़ा भूरा रहेगा, काला रहेगा, जिसको हम बोल सकते हैं। तो इतना हम कह सकते हैं कि ये जो भाषाएं बोलने वाले थे वो किसी समय में मुंडा भाषा बोल रहे थे। किसी दबाववश, राजनीतिक हो सकता है या फिर आर्थिक हो सकता है, उस दबाव के कारण इन्होंने अपनी भाषा बदली और आज के संदर्भ में वो बंगाली बोल रहे हैं, भोजपुरी, मगही बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। आपने जैसे कुछ जगहों के नाम लिए, जैसे आपने लिया नवादा, दरभंगा, तो क्या आप इसके बारे में और थोड़ा बता सकते हैं कि ये इनका मुंडा नाम या फिर इनका मतलब? देखिए, नवादा तो सीधा सीधा नया पानी नवादा, दा मतलब पानी होता है, नवा मतलब नया होता है। ये आपको भोजपुरी इत्यादि जो इंडो आर्यन भाषा है उसमें इसका क्या मतलब होता है सीधे तौर पे नहीं रहेगा। लोग उसका मतलब निकाल सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसका असली मतलब तो मुंडारी में ही होगा। कारण इसलिए ये भी बोल रहे हैं कि जो दरभंगा है, हो सकता है उसका मतलब मुंडारी में भी शायद कुछ न हो, लेकिन दरभंगा नाम के गांव झारखंड में हैं अभी भी, वहाँ पर सिर्फ मुंडा लोग हैं। इसको क्या कहिएगा आप? बिहार में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके नाम का अंत डीह से होता है। डीह का अर्थ हिंदी इत्यादि भाषाओं में कोई मतलब नहीं निकलेगा। मुंडा भाषा में जब उसका डीह का मतलब गांव होता है। जी जी। तो कलकत्ता जाइएगा, कलकत्ता के बगल में सियालदा है, सिलदा है, सब में दा का एक लोप हो रहा है। तो हम तो कहेंगे ये सारी जगह हैं आज से मुश्किल से 1000 साल पहले तक मुंडा भाषाभाषी के द्वारा जगहों के नाम रखे गए थे, जो कि कालक्रम में उन्होंने अपना पहचान अंतरीकरण कर लिया, उसको बदल लिया है अपने तरीके से। जैसे कि अभी
कलकत्ता को कोलकाता कर दिया, या फिर पहले कोलकाता रहा होगा, कलकत्ता कर दिया गया। तो ये सब नाम थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इसका जो सृजन या फिर इसकी शुरुआत कहाँ कैसे हुई होगी। और इसका और एक बड़ा उदाहरण हम देना चाहेंगे बंगाली भाषा में। जैसे कि आप हिंदी, कोई किसी भी बंगाली बोलने वाले को आप हिंदी बोलते हुए सुनिएगा तो बहुत क्या क्या कहेंगे, वो हंसी का पात्र बनता है। क्योंकि अगर वो लड़का भी रहेगा तो वो बोले कि मैं वहाँ गई थी, वो अपने आप को एज अ स्त्रीलिंग इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि बंगाली भाषा में ऐसा होता है कि वो लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग को एक ही में गिनते हैं। मतलब आमी जास्ती वो लड़का भी बोलेगा और लड़की भी बोलेगी। अच्छा। लेकिन हिंदी में ये नहीं होता है, मैं जाता हूँ और मैं जाती हूँ, ये हाँ। होता है। आश्चर्य की बात यह है कि अब मुंडा भाषा कहेंगे, मुंडारी संथाली, इसमें भी लिंग का भेद नहीं होता है। आइन से होता नहीं, मैं जा रहा हूँ, लड़का भी बोलेगा और लड़की भी बोलेगी। तो ऐसा क्या हुआ कि हिंदी में आपका लिंग भेद है, बंगाली में नहीं है आपका लिंग भेद। तो कुछ तो अंतर रहा है, तभी ना बंगाली में लिंग भेद नहीं रहा है। तो ये एक सीधा तौर पे एक इंडिकेशन मिलता है कि बंगाली बोलने वाले किसी समय में मुंडा भाषा बोल रहे थे। जब किसी कारणवश उन्हें भाषा बदलनी पड़ी तो अपनी पुरानी भाषा के कुछ एक कैरेक्टर्स थे जो कि वो चेंज नहीं कर पाए, व्याकरण को नहीं छोड़ पाए। वो अभी आपके सामने दिखता है। और सेम स्टडी आप अगर मगही में करिएगा, सेम स्टडी आप भोजपुरी में करिएगा, तो ये चीज़ तो कुछ अंश मिलेंगे, मिलते हैं भाषा में। और भी मज़ेदार बात है, चूँकि इस पर जो काम कर रहे हैं अभी भी लोग काम कर रहे हैं, तो ईस्टर्न नेपाली और वेस्टर्न नेपाली में बहुत अंतर मिलेगा लोगों को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में। तो अच्छा, ये जो नेपाल की भाषा है। हाँ जी। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो नेपाल का ईस्टर्न इलाका है जो कि अभी बंगाल के नज़दीक है, और जो वेस्टर्न इलाका जो उत्तराखंड के नज़दीक है, इन लोग दोनों में सांस्कृतिक डिफरेंस रहा है जो अभी नहीं दिख रहा है अपेरेंटली, लेकिन एक समय में डिफरेंस था। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुंडा भाषा का प्रभाव ईस्टर्न नेपाली में रहा है, वेस्टर्न में नहीं रहा है। तो उस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश तक मुंडा भाषा का प्रभाव था। उसके बियॉन्ड रहा होगा, लेकिन हम वैज्ञानिक तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन उसके कोई प्रमाण अभी नहीं हमारे सामने नहीं, भाषाई तौर पर या फिर जैसे हमने शुरुआत में बात की जेनेटिक्स के तौर पर, अभी हमारे पास कुछ इस तरीके के प्रमाण नहीं है। जी जी। तो अब ये तो बात हो गई कि भाषाई तौर पर और जेनेटिक्स के तौर पर हमने एक तरीके से देखा कि कहाँ से मुंडा भाषी लोग, अब मुंडा आज के संदर्भ में मुंडा तो एक बहुत ही छोटी सी जाति समुदाय हो जाता है, लेकिन उस समय में देखा जाए तो सभी लोग एक मुंडा भाषी लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे और वो लोग अपना प्रभाव छोड़ रहे थे। जी। तो अब जैसे हमने बताया कि वो लोग खेती भी लेकर आए, और इसके भी प्रमाण हमको भाषा में मिलते हैं कि किस तरह से जो उनके यंत्र और उसके तंत्र के नाम, मुंडा नाम हमें मिल जाएंगे। तब ये सब तो बात हुई कि वो लोग अब धीरे धीरे आ रहे थे। अब जब ये लोग छोटा नागपुर आने लगे तो हम ये देखेंगे कि कुछ लोग छोटा नागपुर में रुक गए थे, जैसे कि हमने पहले भी ये बात रखी कि कुछ लोग छोटा नागपुर में पहले से थे, और एक छोटा जो गुट है वो कंबोडिया, थाईलैंड के रास्ते से, चाहे किसी भी रास्ते से, अभी हमने वो उसको हम नहीं समझ पाए कि किस तरीके से वो आए या फिर क्या कारण रहा, बट वो आए। तो जब वो आए तो एक सवाल मन में आता है कि झारखंड के पठार ही क्यों चुने गए? मतलब यहाँ पर ऐसा क्या है कि मुंडा लोग यहाँ पर आके बस गए और आगे नहीं गए? देखिए, एक तो हम कह सकते हैं कि जब इनका इंटरेक्शन इंडो आर्यन बोलने वाले लोगों से हुआ, इंडो आर्यन कहने का अर्थ है कि जो अभी के संदर्भ में जो हिंदी बोलने वाले लोग हुए या फिर हिंदी से जुड़ती हुई भाषा बोलने वाले लोग हैं, जब उनसे हुआ तो एक बात तो है कि उनके पास वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का एक बेहतर साधन था। सशस्त्र थे नहीं थे वो हमको पता नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा में एक्सपर्ट थे नहीं थे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो था कि वाणिज्य में एक्सपर्ट थे। तो एक माहौल ऐसा था कि वो इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग आर्थिक रूप में या फिर तकनीकी रूप में ज़्यादा सशक्त थे। तो जब हम इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं तो इस भाषा के क्या उदाहरण हम दे सकते हैं?
अभी के उदाहरण के तौर पे हम उसको देख सकते हैं, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी, मगही, बंगाली। लेकिन ये अभी आज के संदर्भ में है। आज से 1000 साल पहले जो भाषा थी, इन सब की एक पुरानी भाषा रही होगी जिसको हम नहीं कह सकते क्या नाम था, हमें पता नहीं। लेकिन हम इतना कह सकते कि वो भाषा संस्कृत से कहीं निकली थी। अब क्या थी, कैसी थी, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, तो एक दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से मुंडा भाषी लोगों का टकराव तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक तरीके से आमना सामना हुआ, ठीक है। और तो उन लोगों ने देखा कि ये लोग वाणिज्य में ये बेहतर है। तो अब इस स्थिति में दो चार चीज़ें हुई होंगी। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हो सकता है मधुर इंटरेक्शन रहा होगा, साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन जो भी हुआ है, इनको पठारी क्षेत्र छोड़ना पड़ा। पठारी नहीं, मतलब मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का या फिर बिहार का क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। अच्छा, जो आज के समय में जो कि भारत का सबसे जो कहा जाए कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन जहाँ पर है, नदी के किनारे, वो मुंडा भाषी लोगों को वहाँ छोड़कर पठार की तरफ आना पड़ा। अच्छा, इसका एक कारण हो सकता है कि या तो लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली उनको एक सुरक्षित जगह जानी पड़ी होगी। तो सुरक्षित जगह कहाँ हो सकता है आपके हिसाब से, जहाँ पर जंगल झाड़, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, जहाँ पर लोग आपका पीछा ना कर सके। दूसरा केस हो सकता है दुर्गम जहाँ पर लोग आपको आराम से नहीं पहुँचा सके। अच्छा। या फिर दूसरा हो सकता है कि जब आमना सामना हुआ तो जो मुंडा बोलने वाले लोग थे वो उनकी संस्कृति में रम गए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हुआ ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते कैसे नहीं हुआ होगा। उनकी संस्कृति में रम गए, अपनी पहचान उन्होंने बदल दी, समय के साथ बदल गया उनका पहचान। और जो दुर्गम इलाके थे, दुर्गम इलाके कहने का यानी कि जो पठारी इलाका, पहाड़ी इलाका है, वहाँ के लोग अपनी पहचान बचा कर रख पाए, जो कि आज का। तो उस समय जब ये जो आमना सामना हुआ, जो दूसरे भाषी लोग थे, जो कि शायद आपने बोला भी संस्कृत से शायद पनपी हुई कोई भाषा रही होगी, जी, और मुंडा भाषी लोगों के बीच में आमना सामना, तो कुछ लोग वहीं रह गए और उन लोगों ने उस भाषा को अपनाया, उनके रहन सहन को अपनाया और उस रंग में ढल गए। और कुछ लोग वहाँ से आगे आते हुए यहाँ पर झारखंड के पठारों में बस गए। और आज के समय में हम जो मुंडा आदिवासी जो समुदाय, जो भी आदिवासी समुदाय झारखंड में है, तो वो उनका आज का जो चेहरा है, जो व्यक्तित्व है, वो उन्हीं लोगों में है जो लोग यहाँ पर आके रह गए। जी। तो इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो भौगोलिक संरचना है, जो यहाँ पर दुर्गम स्थल रहा, इतने ऊंचे नीचे पहाड़ रहे और जो घने जंगल रहे, वो किसी न किसी तरीके से जो मुंडा भाषा एवं संस्कृति को बचाने में कारगर रहे। मुंडा भाषा संस्कृति का विनाश उन इलाकों में या फिर बदलाव का मूल कारण तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर बच पाई है तो एक भौगोलिक संरचना है इस इलाके की ऐसी कि बहुत समय तक इंटरफेयर नहीं कर पाए लोग। लोग अपने आप को बचा पाए या फिर ज़्यादा दूसरे लोगों से या दूसरे भाषी लोगों से उतना उनका संपर्क नहीं रहा, जिसके वजह से उन लोगों ने जो अपनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, वो उतनी नहीं बदल पाई जितनी बाकी जगहों पर बदल गई। जी। और इसका एक्सटेंशन हम आज भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपसी संवाद बढ़ रहा है, बाहरी दुनिया से संवाद बढ़ रहा है, तो जो शहर में जो रहने वाले जो मुंडा भाषा भाषी है, चूँकि उनकी संस्कृति उनकी भाषा उन्हें इस आधुनिक माहौल में एक एडवांटेज नहीं दे पाती है, तो वो ना चाहते हुए अपने भाषा को बदल दे रहे हैं। आजकल अपने भाषा बोलना बंद कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज़ हो रहा है, ये बस हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, शायद इसीलिए हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें अभी हो रही है और ऐसा अवश्य ही हुआ हो कि ये सेम चीज़ें 1000 साल पहले भी हुई होंगी, जो कि आज हो रही है। जैसा हमने पहले बोला था कि जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो चीज़ें बदल रही हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरे की चीज़ें लेते हैं, अपनी चीज़ें देते हैं, या फिर चीज़ों का मिश्रण होता है, भाषाओं का मिश्रण होता है,
और संस्कृति इसी से उभरती है, बदलती है। वो तो होता ही होता है, लेकिन एक बात हमें यह ध्यान देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के विकास में उसे खुद का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप अपनी पहचान ही बदल दीजिएगा तो आप में वो आत्मविश्वास रहता नहीं है जिसके कारण आप अपना खुद का विकास कर पाएंगे। तो एक बात तो हम जानना चाहिए कि कुछ चीज़ स्थायी नहीं होती है, सब कुछ बदलता है। लेकिन यह बहाना नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बदलता है तो आज जो चल रहा है वो हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। भूल सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप भूलिएगा तो नुकसान आपका ही होता है। हाँ, इसीलिए हम इतिहास की पढ़ाई करते हैं ताकि हम पुरानी गलती को ना दोहराएं, पुरानी गलतियों से हम सीखें हाँ। और समझें कि आगे हम अपने आगे आने वाले कल को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। जी, तो जो समूह अपना इतिहास जानता है वह समूह ऑब्वियसली उनका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उनके पास उतना पुराना ज्ञान है, अपने बारे में लोग जान रहे हैं। और ज्ञान खैर आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में समेटा हुआ है, लेकिन जो आत्मविश्वास आपको खुद के पहचान में आता है तो वो आपको, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको दूसरों से ज़्यादा एडवांटेज देता है। तो आप उस आत्मविश्वास के साथ अगर आप कुछ भी कार्य करिएगा तो आप उस पर ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाइएगा। तो खुद को जानने का एक अलग ही आपको लाभ मिलता है। तो अवश्य ही चीज़ें बदलती है और बदलेंगी भी, लेकिन उस बदलाव में आपका इतिहास नहीं खोना चाहिए। ये हाँ। और ये जो बदलाव परिवर्तन की जो हम बातें अभी तक हमने की हैं कि यहाँ से वहाँ लोग गए और भाषा का मिश्रण हो गया, संस्कृति थोड़ी बदल गई, चीज़ें बदल गई, तो इसमें ये जो बदलाव हुआ है ये सैकड़ों सालों में हुआ है। लेकिन जो आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं अभी, कि जो मुंडा भाषी लोग, आज के मुंडा भाषी या मुंडा समुदाय के लोग बाहर जा रहे हैं या फिर शहरों में ही रहकर अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो वो जो बदलाव की जो रेट कहते हैं, रेट ऑफ चेंज, वो बदलाव का दर वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो जिससे लोग ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, इस तरीके की एक स्थिति उन पर उत्पन्न हो रही है। और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। और ये सब आप एक उम्र दराज लोग से, आदमी से पूछिएगा तो शायद उसके हिसाब से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। लेकिन जब आपका मस्तिष्क विकास करता है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं, उन पर ये बहुत ही बुरा प्रभाव देता है अगर आप उनको अपने बारे में नहीं बताते हैं। तो वो अपने आप को ढूंढते हैं, और जब ढूंढते हैं और आपको खुद को नहीं पाते हैं तो उनका जो आत्मविश्वास है बहुत डगमगाता है। और उस स्थिति में अगर आप उसको ऐसा डिसएडवांटेज के पोजीशन में रख दे रहे हैं कि आप जैसा जैसा बड़ा होगा वो उसमें वो विश्वास रहेगा ही नहीं खुद पर, तो वो कुछ भी सीख ले हमेशा मेंटली वो दूसरों से पीछे ही रहेगा। तो ये जब फॉर्मेशन ईयर्स जिसको हम बोलते हैं, जब दिमाग बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, उस वक्त के लिए एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब लोग अपने आप को जाने, अपनी भाषा को जाने, और स्कूलों में तो ये बहुत प्रबल रूप से दिखता है। और आप अभी भी देखिएगा, चूँकि आदिवासी बच्चों जनरली आज के संदर्भ में देखा जाए तो उनको अपना इतिहास पता नहीं है, अपने आप को दूसरों के मुकाबले छोटा महसूस करते हैं। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इस चीज़ को बोलने का, लेकिन चूँकि मैंने खुद महसूस किया इस चीज़ों को, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। आप टीवी खोलिएगा, अंग्रेज़ी में, हिंदी में बातें हो रही है, आप घर आइएगा तो देखते हैं कि आपके माता पिता ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसका शायद बाहरी दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आप कहे कि यार हम किस जगह पैदा हो गए। आपका नाम अगर कोई मुंडारी नाम पे रख दिया तो आप स्कूल गए, आपका मजाक उड़ा दिया, अरे तुम तो मंगरा हो, बुधवा हो। तो एक उम्र में आने के बाद आपको लगता है अरे ये सब तो बच्चे वाली बात है, लेकिन आप अपने आप को उस उम्र में रख कर देखिए। आप स्कूल गए, आपका नाम मान लिया मंगरा रहा, मंगरा खैर वो हिंदी भाषा से ही आया, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, आपका नाम मंगरा है, आप गए वहाँ पर और
आपके 50 लोग हंस हंस रहे हैं आपके ऊपर, कह रहे तुम तो मंग रहा हो, तो आपको मंगरा से चिढ़ हो जाएगा। मंगला से चिढ़ होने का मतलब आपको अपनी भाषा से चिढ़ हो जाएगा, अपनी भाषा से चिढ़ होने का मतलब आपको खुद से चिढ़ हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस वहीं पर समाप्त हो गया आपका। उसके बाद आपका टीचर जो भी पढ़ाए, आप कुछ भी सिखाए, आप नहीं सीख पाइएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि एक बढ़ता हुआ पेड़ को वहीं पर तोड़ दिए आप, वो कुछ नहीं कर पाएगा वो आदमी। हाँ, तो आत्मविश्वास रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को समझें। जी जी जी। तो ही आप संपूर्ण विकास कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक और चर्चा इस पर की जा सकती है कि बच्चों में इसकी ज़रूरत कि उनको मातृभाषा उनको सिखाई जाए। सिर्फ मुंडा ही नहीं, मतलब उनकी जो मातृभाषा, अगर कोई हो बोलता है तो उसको हो में उसके घर में बात होनी चाहिए। तो क्योंकि भाषा में भी बहुत सारी चीज़ें और भी छुपी होती हैं, जैसे जीने का तरीका और जो कहते हैं लाइफ फिलॉसफी, इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी उसमें भी चीज़ें होती हैं। तो इस बारे में हम ज़रूर एक दिन और इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की जो चर्चा, मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा और कुछ बातें उनको समझ में आई होंगी। जैसा कि हमने सुना, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारे पास उसके प्रमाण नहीं हैं और हम इसके बारे में सिर्फ भाषाई तरीके से जो भी शोध हो रहा है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको जैसे जैसे चीज़ें पता चल रही हैं वो हमें बता रहे हैं। और हम आज जैसे जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम आपको वो सब चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग कहाँ पर आए होंगे, कहाँ रहे होंगे। और क्योंकि ये सब बातें लिखी नहीं हैं, ये सब प्रागैतिहासिक चीज़ें हैं जिसका कोई भी लिखा इतिहास नहीं है, तो हम अभी भी चीज़ों को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि लोग कहाँ से आए। और यही एक खुद को समझने का एक प्रयास भी है। तो गुंजल को हम धन्यवाद देंगे कि आज उन्होंने हमें समय दिया, और अगले अंक में आपसे जल्द ही मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम। और क्या कहें, पहला एपिसोड के हिसाब से तो मुझे बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि हम लोग इस चीज़ को और बढ़िया से आगे ले चलेंगे और बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे। जी बिल्कुल। तो आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जोहार। जोहार जोहार।